सागरी के पास अभी वो तलवार थी जो कि उसे उस सीनियर एग्जीक्यूटर ने दी थी। वो यहाँ पर तलवार चलाती है तो उस जाइंट की एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर अभी उस तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर जब वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो सागरी गाबीमारू के सामने आ जाती है और अपनी तलवार को पूरी पावर से घुमाती है। इस वक्त उसके जो भी इमोशंस थे और जो डाउट था वो उसके सामने नहीं आ रहा था। इस वजह से उसकी तलवार फाइनली उसी तरह से स्ट्राइक करती है जिस तरह से वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन उसके इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी उससे कुछ हो नहीं रहा था। मगर अब गाबीमारू खड़ा होता है और कहता है कि अब हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। इसके बाद वो अपनी निंजा पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी निंजा एनर्जी को रिलीज करता है। वैसे ये एनर्जी अभी भी उस जाइंट को कोई फर्क नहीं पहुंचा पा रही थी, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी। लेकिन इस एनर्जी की वजह से आसपास के पेड़ों में आग लगने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा था और अब जाइंट को आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो गलती से वहाँ नीचे गिर गया था। और इसी मौके की तलाश में गाबीमारू तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही सैगरी भी तुरंत आगे बढ़कर जाइंट पर अटैक कर देती है, जिस वजह से जाइंट यहाँ पर मारा जाता है और अब उन्होंने फाइनली उसे हरा दिया था। अब उस जंगल में आग बढ़ रही थी, इस वजह से वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सैगरी उसी मास्टर को देखती है, ये वही था जिसने उसे वो तलवार दी थी और अब वो जिंदा नहीं था। अब वहाँ जंगल से बाहर निकलते वक्त वहाँ बाहर की साइड उन्हें याजुरिया और उसके एग्जीक्यूटर मिलते हैं। यहाँ पर याजुरिया कह रही थी कि हमें ये आइलैंड जितना ज्यादा सिंपल लगता है ये इतना ज्यादा सिंपल है नहीं। यहाँ पर एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर उस आइलैंड पर दूसरे साइड से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया था, जिस वजह से आइलैंड के बहुत अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद इन्हें यहाँ पर दो लड़कियाँ मिलती है और वो दोनों ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। वो कहती है कि सच में कमाल है, अभी तक यहाँ आइलैंड पर कोई नहीं आया है, तुम पहले वो 2 पर्सन हो जो यहाँ तक जिंदा आ पाए। इसके बाद वो इन दोनों को ऑफर देते हैं कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो दोनों में से एक कहने लगती है कि नहीं, ये लोग ह्यूमन हैं, हम इन्हें हमारी टीम में नहीं रख सकते। और अचानक से फिर उनमें से एक अपना रूप बदल लेती है और अब एक लड़का बन चुकी थी और अचानक से इन पर हमला करने लगी थी। लेकिन अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर अब वापस से गाबीमारू के पास आ जाता है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाबीमारू किसी एक अजीब सी लड़की को देखता है। वो छोटी बच्ची थी और उसने एक हुड पहन रखी थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और अचानक से वो वहाँ से भागने लगती है। गाबीमारू को लगता है कि इससे कुछ न कुछ इस आइलैंड के बारे में पता चल सकता है, इस वजह से वो उसके पीछे भागता है। कुछ दूर आने के बाद अचानक से उनके सामने एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर गाबीमारू यहाँ पर यूजिरिया और उसके एग्जीक्यूटर को आगे करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद सैगरी के साथ उस छोटी बच्ची की तरफ भागता है। कुछ देर के बाद वो छोटी बच्ची को पकड़ने वाला था, तब वो देखता है कि उस छोटी बच्ची के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और साथ ही जब वो रोने लगती है तो अचानक से वहाँ आसपास के सभी ट्रीज की वाइन्स आकर गाबीमारू पर अटैक करने लगती है। वैसे गाबीमारू उसे पकड़े हुए था, लेकिन सागरी के देखते हुए उसे मना करती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर सागरी आगे आते हुए उस छोटी बच्ची से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है, बिल्कुल एक मदर की तरह, जिसके बाद वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुप हो गई थी। वैसे वो यहाँ पर सो चुकी थी। हम देखते हैं कि अब यूजिरिया और उसका एग्जीक्यूटर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो ऑलरेडी उस ट्री मॉन्स्टर को हरा चुके हैं। मगर अचानक से वो ट्री मॉन्स्टर बात करने लगता है और वो कहता है कि बस वो लोग उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दे, इसके बदले वो उन्हें खाने के लिए जितना मर्जी उतना सामान दे सकता है और साथ ही साथ उस एलेक्सर ऑफ लाइफ की इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ये सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, मगर यहाँ पर यूजिरिया को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो थोड़ा सोचकर कहती है कि हमारे पास खाने के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें हैं और हम तुम पर यकीन कैसे कर ले। लेकिन अब ट्री मॉन्स्टर कहने लगता है कि यहाँ पास में ही एक हॉर्स ब्रेक है, आप वहाँ पर जाकर आराम कर सकते हो। अब ना जाने क्यों, लेकिन यूजिरिया तुरंत इस बात पर एग्री हो जाती है और आगे आगे भागकर उस जगह पर जाने लगती है। उस जगह पर पहुँचने के बाद हम एक विलेज को देखते हैं। ये विलेज बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय लग रहा था। वो ट्री मॉन्स्टर बताता है कि इस विलेज को हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके लिए खाना लाता है। यूजिरिया और सैगरी इस वक्त वहाँ पर हॉर्स ब्रेक में बात ले रहे थे। यहाँ वो ट्री मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ असलियत में एग्जिस्ट करता है और वो बिल्कुल सही आइलैंड पर आए हैं, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर मिलेगा नहीं। वो उन्हें डिटेल में सारी चीजें समझा रहा था कि ये आइलैंड पूरा 3 रीजन में डिवाइड किया गया है और वो नाम भी बताता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ किस रीजन में उन्हें मिल सकता है और वो किस आइलैंड पर है, क्योंकि आइलैंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए थे। ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए हम इसे आगे कहानी के साथ धीरे धीरे समझेंगे। वैसे इसके बाद सीन एक बार फिर से चेंज होता और हम फिर से उन्हीं दोनों के पास आ जाते हैं जिन्हें वो अजीब से 2 लोग मिले थे जो कि लड़के में कन्वर्ट होकर उस पर हमला कर रहे थे। यहाँ फाइट चल रही थी और वो जो लड़की थी जो कि एक लड़के में कन्वर्ट हुई थी वो बार बार मरने के बाद जिंदा हो जा रही थी, जिस वजह से ये दोनों उसे हरा नहीं पा रहे थे। लास्ट में उसकी जीत होती और वो इन दोनों को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बॉडी से फ्लावर निकलने वाले थे, लेकिन उनकी जान बच चुकी थी।
दूसरी तरफ यहाँ अभी वो ट्री क्रिएचर गाबीमारू और बाकी सभी को उस एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बाकी डिटेल बता रहा था और वो ये भी बताता है कि उसका नाम डोरो है और वो छोटी बच्ची का नाम मे है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टेंजो और नूर गाई, जो कि असल में एक लड़की है लेकिन वो लड़के जैसे लगती है, तो वो दोनों इस वक्त उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। असल में वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, वो बस ये डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से पीछे की तरफ कुछ कोई महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन ना जाने वो कहाँ से आया था, क्योंकि आइलैंड की तरफ तो अभी वो देख ही रहे थे और वहाँ से कोई आ नहीं रहा था और पीछे तो समुद्र था और इसीलिए उन्हें ये चीज समझ नहीं आती कि वो लड़का कहाँ से आया। वैसे अभी हमें कुछ टाइम पहले टेंजो का पास्ट दिखाया जाता है। असल में जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि वो उसे पालना भी नहीं चाहते थे। वो बस चाहते थे कि टेंजो या तो मर जाए या फिर उसे कोई ले जाए। उसका बचपन इसी तरह से गुजर रहा था। उसे खाने के लिए कभी पूरा सामान नहीं मिला और इसी वजह से जब उसे भूख लगती तो उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि एक बात थी कि वो हमेशा चोरी नहीं करता था, जब उसे भूख लगती और भूख से सहन नहीं होती तभी वो चोरी करने जाता। एक दिन उसकी कुछ बुरे लोगों से मुलाकात होती है। टेंजो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो उन्हें सबक सिखाता और उन्हें पीटने लगता है। वो तीनों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टेंजो ने उन तीनों को ही हरा दिया था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो कि टेंजो के सामने तलवार कर देता है। इसके बाद से वापस से हम करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ की वो लड़का इस वक्त इन्हीं की तरफ देख रहा था। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। ये पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। वो लड़का कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा था। अब हम देखते हैं कि उसका चेहरा बदल रहा था और ये भी उन्हीं में से एक था जो कि वहाँ उन दोनों क्रिमिनल और एग्जीक्यूटर को मिले थे। ये भी अपना रूप बदल सकता था और इसकी भी बॉडी उन्हीं की तरह थी। ये कहता है कि हम तुम लोगों को हमारे आइलैंड पर आने नहीं देंगे क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद ये सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टेंजो इसके अटैक के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से दूर फेंकाकर सीधा एक पेड़ से टकराता है। टेंजो और नूरगाई दोनों ही समझ चुके थे कि ये जो भी है इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस वजह से इन्हें उसके अटैक से बचकर रहना होगा। अभी वो लड़का नूरगाई पर अटैक कर रहा था, लेकिन नूरगाई बहुत ही स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर वो लड़का फिर से आगे बढ़ता है। मगर तभी अचानक से टेंजो पूरी स्पीड के साथ आगे आते हुए उस लड़के की दोनों आंखों पर तलवार चला देता है। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें फिर से रिकवर होने लगती है और यही सेम चीज वहाँ उन दोनों लड़कों के साथ भी हो रहे थे। अब टेंजो और नूरगाई सतर्क हो चुके थे, पर उन्हें पता नहीं था कि इससे लड़ना कैसे है। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि बस उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर टेंजो नूरगाई से कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस सीधा आइलैंड की तरफ भागना। और अब टेंजो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़के पर अटैक करके उसकी बॉडी पार्ट्स को कट कर देता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं। बॉडी पार्ट फिर से रिकवर कर रहे थे और वो लड़का फिर से इनके पीछे आने लगा था। टेंजो बार बार यही चीज कर रहा था, लेकिन उस लड़के की स्पीड भी इतनी तेज थी कि वो इनकी बराबरी से भाग रहा था। तभी अचानक से एक वेपन वहाँ पर आता है जो कि उस लड़के की गर्दन को कट कर देती है। वो फिर से रिकवर हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि ये अटैक असल में टेंजो के मास्टर सैन ने किया था। वैसे वो ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी उनका निशाना कभी नहीं चुकता। अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहे थे, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मास्टर सैन भी इस वक्त बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। नूरगाई ये देखकर शॉक थी। वो इस बारे में टेंजो से पूछती है तो टेंजो बताता है कि असल में उसके जो मास्टर हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन चीजों को महसूस कर सकते हैं और साथ ही वो स्मेल के थ्रू भी चीजों का पता लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें बिना कोई दिखाई दिए भी सब कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ से वो तीनों ही कुछ दूर पहुँच चुके थे, जहाँ पर पहुँचने के बाद टेंजो नूरगाई को अपने मास्टर से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर उसके मास्टर सैन कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम उस लड़के से फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी फाइट तकनीक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस वजह से फिर मैं बीच में आया। अगली बार तुम्हारी जब फाइट होगी तो तुम्हें थोड़ा देख कर फाइट करनी है। यहाँ पर नूरगाई ये देखकर शॉक थी। वो मन में सोच रही थी कि इस तरह के खतरनाक आइलैंड जहाँ पर उन्हें ये भी नहीं पता कि वो लोग 10 मिनट से ज्यादा भी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मास्टर सैन यहाँ पर टेंजो को सिखा रहे थे। अब यहाँ पर टेंजो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपके साथ जो क्रिमिनल था वो कहाँ पर है। इस पर मास्टर सैन कुछ डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि उनके साथ जो लड़की थी उसने उन्हें धोखा दिया, इस वजह से उन्होंने उसे खत्म कर दिया और वो अभी आइलैंड से वापस जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें इस आइलैंड पर कई सारे अजीब मॉन्स्टर्स के होने का पता चला, जिस वजह से वो अपने साथियों को लेने के लिए यहाँ पर वापस लौट कर आए हैं। अब जब तक वो ये सब बता रहे थे उसी वक्त वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। मास्टर सैन यहाँ पर नूरगाई और टेंजो को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस लड़की ने यहाँ पर मास्टर सैन की गर्दन पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोटें आई थी। टेंजो इस वक्त उस लड़के से फाइट कर रहा था, लेकिन वो लड़का इस वक्त इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि वो टेंजो के हर अटैक को डॉज कर रहा था। वो बताता है कि उसने टेंजो की स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है और अब वो उसे मार नहीं सकता और अब वो लड़का टेंजो पर हमला करता है, जिसकी वजह से टेंजो की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आ चुकी थी। अब अचानक से यहाँ से हमें टेंजो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि असल में जिस आदमी ने गाबीमारू को वहाँ तलवार दिखाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर सेन थे
उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था और उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो और भी कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पर टेंजो पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों चुना। इस पर वो बताते हैं कि उन्हें उसके अंदर पोटेंशियल दिखा था और कुछ करने की चाहत